हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से LPP भी बोला जाता है और नेम है इसका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा, है ना। तो लीनियर वाले पार्ट को ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग वर्ड इसलिए यूज किया गया कि हमें एक ऐसा मेथड डेवलप करने की जरूरत है जिसके थ्रू हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, और प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इसमें आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम डील करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो मैं पहले एक इसका लीनियर प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन में लिख देता हूँ कि इस डेफिनेशन में मुझे करना क्या क्या होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरे चीज को समझाता हूं कि कैसे ये क्या होता है। ठीक है, मैक्सिमम चीजें ये थ्योरेटिकल है, डेफिनेशन वगैरह थ्योरेटिकल है, क्वेश्चंस वगैरह में थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आता है ना, तो उस वाले पार्ट में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो लिख लो लीनियर प्रोग्रामिंग इज defined as that branch of the mathematics which deals with the optimization of linear function, है ना। ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे देखो इसी टाइप का आपको वर्ड कुछ कुछ सुनने को मिलेगा। ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है कि फंक्शन को मैक्सिमाइज करना और या नहीं तो मिनिमाइज करना। ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो इसी चीज को अगर आप थोड़ा सा और सही तरीके से लिख लो तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन कर लो, मैक्सिमाइजेशन, और इसी को हम मिनिमाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे, लेकिन वो कहलाएगा क्या चीज, ऑप्टिमाइजेशन ही। ठीक है, हमें किसी चीज को ऑप्टिमाइज करना है, और हमें किसको ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज ऑफ अ लीनियर फंक्शन of a number of variables subject to a number of condition, ठीक है, नंबर ऑफ कंडीशन ऑन दी वेरिएबल। तो वेरिएबल में हमारे पास कुछ कंडीशन होगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने फंक्शन को क्या करना होगा, हमें ऑप्टिमाइज करना होगा। ठीक है, और ये कंडीशन किस फॉर्मेट में होता है, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज और लीनियर इनइक्वालिटीज इन द वेरिएबल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन। तो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन आपका जिस वेरिएबल में टर्म होगा उसी वेरिएबल में ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ दो तीन टर्म है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको आप समझना। ठीक है, बस ये सिंपल सा डेफिनेशन है। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, एक ब्रांच होता है। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, ठीक है, तो वहां पे आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फिर से पढ़ाया जाएगा, है ना, क्योंकि ये मैथ्स का एक ब्रांच है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या डील करता है, ये बेसिकली डील करता है आपको
ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या हो गया कि हमें किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को हमें क्या करना पड़ सकता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ सकता है। कैसे में मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होगा, जैसे अगर हमारा कोई शॉप है, ठीक है, अगर मेरा कोई शॉप है तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो, है ना। तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रेटजी होगा कि जिसके अकॉर्डिंग हम अपने शॉप का जो आपका प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट है उसको हम मैक्सिमाइज करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या होगा, प्रॉफिट हमारा ऑप्टिमाइज होगा, है ना। प्रॉफिट हमारा क्या होगा, ऑप्टिमाइज होगा, हमारा प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट के टर्म्स में सोचना है। अगर हम लॉस के टर्म में सोचे तो हमें लॉस को क्या करना पड़ सकता है, लॉस को ऑब्वियसली हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा, है ना। तो हम ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे कि हमें इस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करना पड़े। आपको किस चीज पे ऑप्टिमाइज करना है वो चीज हमें सोचना है ना। अगर आपको प्रॉफिट को देखना है तो हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा, लॉस को देखना है तो लॉस को हमें मिनिमाइज करना होगा, है ना। तो इसी को हम ऑप्टिमाइजेशन कह रहे हैं। क्लियर है। और ये जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा ये कैसा फंक्शन होगा, एक लीनियर फंक्शन होगा। ठीक है, और ये चीज आपको एलपीपी के नेम से भी समझ में आ रहा है कि हमें लीनियर प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपका जो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा वो एक लीनियर फंक्शन होगा। ठीक है, अब लीनियर फंक्शन होगा तो अब साथ ही साथ उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, नंबर्स ऑफ वेरिएबल, है ना, फंक्शन होगा। लेकिन यहां पे हम बेसिकली किस टाइप के वेरिएबल को डील करेंगे, जिसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल हो। ठीक है, क्योंकि हम अभी तक सिर्फ 2D तक पढ़ पाए हैं, है ना। कार्टेशियन में हम लोगों ने 2D तक पढ़ा है, वेक्टर में हमने 3D तक गए हैं। तो क्योंकि ये कार्टेशियन वाला प्रॉब्लम होता है, ठीक है, एल्जेब्रिक प्रॉब्लम है, तो एल्जेब्रिक में हम 2D तक ही लिमिटेड है अभी के लिए। ठीक है, तो 12th में आपको, तो यहाँ पे जो आपको वेरिएबल मिलेगा वो वेरिएबल कितने वेरिएबल मिलेंगे, 2 वेरिएबल ही मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास कुछ कंडीशन होंगे, नंबर ऑफ कंडीशन ऑन दी वेरिएबल। जो आपके पास 2 वेरिएबल होगा वो वेरिएबल कुछ कंडीशन के अंडर वर्क करेगा। कैसा कंडीशन होगा वही मैं अभी आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं। और वो जो कंडीशन होगा वो आपका किस फॉर्मेट का होगा, लीनियर इनइक्वालिटी के फॉर्मेट का होगा। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है। अब देखो कि कैसे हमें क्वेश्चन आपको करने के लिए मिल सकता है। मैं बस आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कुछ कुछ डेफिनेशंस भी लिखेंगे जहां पे मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, ये चीज आप समझो थोड़ा सा। ठीक है, अगर ये समझ आओगे तो बाकी सारा प्रॉब्लम बस इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि कोई एक आदमी है जिसका फर्नीचर का शॉप है। ठीक है, और उसके पास 2 आइटम है। ठीक है, यहां पे मेरे पास क्या है, फर्नीचर का शॉप है, और इस फर्नीचर के शॉप में इसके पास, मान लो कि अभी के लिए इसके पास 2 आइटम है। एक तो वो चेयर को डील करता है और एक उसके पास टेबल को डील करता है। ठीक है, तो चेयर और टेबल उसे वो डीलिंग कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, और उसके पास जो है एक चेयर बनाने पे उसे कितना कॉस्ट आता है, एक चेयर बनाने पे मुझे उसे मान लो कि 500 का कॉस्ट आता है ना। तो चेयर का कॉस्ट कितना होगा, चेयर का कॉस्ट मान लो कि 500 में उसे एक मिलता है। और टेबल बनाने के लिए, एक टेबल उसे डिजाइन करने में उसे कितना लग जाता है, 2500 रुपये लग जाता है। ठीक है, तो ये दोनों मतलब समझ में आ रहा है आपको। देखो ये सब इस टाइप का प्रॉब्लम आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक टेबल बनाने के लिए उसे 2500 लग रहा है और एक चेयर बनाने के लिए उसे कितना लग रहा है, एक चेयर में उसे 500 का वो हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जब वो एक टेबल को बना के वो उसको बेचता है, ठीक है, तो एक टेबल पे उसे और एक चेयर पे जो उसका प्रॉफिट है, ठीक है, एक चेयर और टेबल पे जो उसके पास प्रॉफिट है वो उसको चेयर पे उसे 75 रुपीज का प्रॉफिट होता है। ठीक है, चेयर पे उसे 75 रुपीज का प्रॉफिट होता है और टेबल पे उसे 250 रुपीज का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कॉलम है समझ में आ रहा है। एक हमारा हो गया चेयर को बनाने का कॉस्ट, ये हमारे पास बनाने का कॉस्ट है। ठीक है, और एक उसके पास
ये प्रॉफिट वाला है कि इसके पास हर एक डिजाइन का ये 2 टाइप के प्रोडक्ट है उसके पास, दोनों का इसका प्रॉफिट ये होने वाला है। ठीक है, अब मान लो अब उसे अगर बेचना होगा तो सोचो कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट, ऑब्वियसली हमें इस केस में क्या करना है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आप क्या सोचोगे कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम टेबल बनाऊं, है कि नहीं? या अगर मैं सारे टेबल बनाता हूं तो मुझे एक टेबल पे 250 का प्रॉफिट होगा, तो मैं जितने ज्यादा टेबल बेचूंगा उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इसी चीज को सोचो कि रियल लाइफ में क्या कोई ऐसा पॉसिबल है कि वो सिर्फ, किसी के पास तो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है नहीं, है ना? तो मनी क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट में उसे इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं, एक कंडीशन मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं कि उसके पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, और टोटल जो वो इन्वेस्ट कर सकता है वो मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है, मैक्सिमम इन्वेस्ट वो मान लो 50,000 ही कर सकता है। ठीक है, तो अब ये सोचो कि क्या वो 50,000 अगर करेगा तो क्या करना होगा, क्या वो बहुत सारे टेबल बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो उसे मैक्सिमम 50,000 इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होगा कि वो टेबल चेयर बनाने के लिए करेगा। ठीक है ना, वो बनाने के लिए ये इसको यूज करेगा और उसके बाद उसको बेच के वो प्रॉफिट कमाएगा। क्लियर है, ये चीज हो गया। साथ ही साथ इसके पास एक और कंडीशन है कि उसके पास जो स्टोरेज है, ठीक है, इसके पास जो स्टोरेज है कहीं ना कहीं वो बना के चीजों को स्टोर तो करेगा, है ना? तो स्टोर करने के लिए उसके पास 60 आइटम्स ही वो रख सकता है। ठीक है, 60 आइटम मतलब क्या हो गया, या 60 पीसेस, 60 पीसेस मतलब या तो वो 60 पीसेस चेयर का रख सकता है या 60 पीसेस वो टेबल का रख सकता है। ठीक है, तो उसके पास ये स्टोरेज पे कंडीशन है। तो देखो अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या, कि ये देखो इसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज तो करना है। ठीक है, मैक्सिमाइज तो करना है, लेकिन उसके पास देखो ये कंडीशन है, ये इसके पास 2 कंडीशन है। क्लियर है, तो यही चीज मैंने आपको ऊपर में बताया था कि इस टाइप से कंडीशन है। अब सोचो कि अगर मान लो कि वो पूरे 50,000 को, है ना, अगर वो पूरा 50,000 वो खर्च कर देता है चेयर बनाने में, तो टोटल चेयर वो कितना बना पाएगा, है ना? टोटल चेयर वो कितना बना पाएगा, है ना? तो इफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज यूज्ड, ठीक है, तो अगर वो टोटल इन्वेस्टमेंट यूज कर देता है तो नंबर ऑफ पीसेस कितना होगा, किसका पीसेस, चेयर का पीसेस। तो 500 एक चेयर का है, 50,000 उसे बनाना है, तो टोटल वो चेयर कितना बना सकता है, 100 चेयर बना सकता है। ठीक है, और अगर वो टेबल मान लो सिर्फ टेबल बनाना चाह रहा है तो वो टेबल इससे कितना बना पाएगा, देखो अगर वो कंप्लीटली सारे अमाउंट को अगर वो यूज कर लेता है तो टोटल वो टेबल कितना बना पाएगा, टोटल वो 20 टेबल्स ही बना पाएगा, है ना? तो टोटल ये 100 चेयर बना, अगर वो सारा यूज कर लेता है तो, ठीक है, और ये इसके यहाँ पे 20 टेबल वो बना सकता है। लेकिन ये बताओ कि क्या वो 100 चेयर बना पाएगा, 100 चेयर वो नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके पास जो स्टोरेज है वो 60 पीसेस का ही है ना? तो अगर वो 100 चेयर बना भी लेता है लेकिन वो कितना बेच पाएगा, सिर्फ 60 पीसेस ही बेच पाएगा, क्योंकि उसके पास स्टोरेज का इतना ही है ना? लेकिन वो 20 टेबल बना सकता है। ठीक है, तो अब आपको अगर समझ में आ रहा होगा कि अगर वो क्या करे, है ना, तो यहां पे अब देखो अब मैक्सिमम वो कितना यूज कर सकता है ना? तो अगर मैं मैक्सिमम पीसेस की बात करूं तो मैक्सिमम पीसेस अगर वो, या अगर मान लो कि उसने क्या किया, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर उसके पास टोटल जो है 50,000 का अमाउंट है, ठीक है, और इस 50,000 के अमाउंट में वो क्या करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मान लो कि मैं पूरा टेबल ही बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि टेबल बनाएगा तो उसे प्रॉफिट ज्यादा होगा, है ना? तो मैं देखता हूं कि वो टेबल कितना बना सकता है। ठीक है, तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं इफ कंडीशन 1 में लिख रहा हूं, ठीक है, कंडीशन 1 इफ, है ना, 50,000 इफ 50,000 इज यूज्ड टू मेक चेयर्स, मान लो मैं पहले चेयर वाला केस ले रहा हूं, ये वाला केस ले रहा हूं, ठीक है, तो अगर वो चेयर यूज करेगा तो चेयर में वो मान लो कि उसने सारे पैसे का चेयर ही बना लिया, ठीक है, लेकिन वो कितने सोल्ड कर पाएगा, सोल्ड वो ओनली सिर्फ
60 कर पाएगा, है ना, सॉरी हाँ 60 कर पाएगा क्योंकि उसके पास 60 का ही स्टोरेज है। तो उसके पास अगर वो सिर्फ चेयर बेच करता है, चेयर सेल करता है, ठीक है, इफ ओनली चेयर इज सोल्ड, तो उसके पास प्रॉफिट कितना होगा, देखो टोटल प्रॉफिट कितना होगा उसके पास, यहाँ पे 75 इंटू 60, है ना, 75 इंटू 60, क्लियर है। तो कितना हो गया इसके पास, तो अगर ये 75 इंटू 60 करोगे तो कितना आ जाएगा 4500। तो इसके पास 4500 का प्रॉफिट होने वाला अगर वो सिर्फ चेयर रखता है तो, ठीक है। दूसरा मैं केस ले लेता हूं, इफ 50,000 इज यूज्ड टू मेक टेबल, ठीक है, तो है ना, और इसी में ये पहला कंडीशन हो गया, ठीक है, और इसी में इफ ओनली टेबल इज सोल्ड, तो अगर वो सिर्फ टेबल को सोल्ड करता है तो एक टेबल पे उसे 250 रुपीज का क्या है ना, 250 का है ना, 250 का उसे क्या करना है, 250 का उससे प्रॉफिट होने वाला है। और टोटल वो कितना बना सकता है, 20 बना सकता है, और ये 20 रख भी सकता है क्योंकि उसके पास 60 का स्पेसेस है, ठीक है। तो मैक्सिमम वो 20 चेयर बना सकता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, टोटल प्रॉफिट 5000, ठीक है। तो यहां पे देखो ये मेरे पास दो टाइप का प्रॉफिट मिला। एक प्रॉफिट क्या मिला, एक प्रॉफिट मेरा ये है, ये मेरा प्रॉफिट 1 है, कब होगा, जब उसने सिर्फ चेयर को सोल्ड किया होगा। और ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है जब उसने सिर्फ टेबल को सोल्ड किया होगा, क्लियर है। तो अब बताओ मुझे कि वो कौन सा आइटम उसे रखना चाहिए कि उसे ज्यादा प्रॉफिट हो। तो आपको यहां पे लग रहा होगा कि अगर वो सिर्फ टेबल रखता तो उसे ज्यादा प्रॉफिट होता है ना, लेकिन ऐसा केसेस नहीं है क्योंकि हमने और केसेस नहीं देखे। हो सकता है कि उसे कुछ चेयर और कुछ टेबल का ऐसा कॉम्बिनेशन मिले जहां पे उसे, है ना, आपको ये अभी लग रहा होगा कि उसे सिर्फ कितना फायदा हो सकता है, उसे सिर्फ मैक्सिमम 5000 का प्रॉफिट हो सकता है ना। लेकिन देखो अगर मैं एक ऐसा कंडीशन आपको बताऊं, उसे टोटल 60 रखने हैं, है ना। तो अगर मैं आपको एक ऐसा दूसरा कंडीशन बताऊं कि मान लो उसे, है ना, वो कुछ और कंडीशन भी चूज कर सकता है। मान लो मैं उसे 10 टेबल और 50 चेयर रखता है, क्या ये रखा जा सकता है? हाँ रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसे 10 टेबल बनाया जा सकता है और 50 चेयर भी बना सकता है, ठीक है। अमाउंट देखोगे तो 50,000 से ज्यादा क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। और टोटल स्पेसेस कितना है, 60 पीसेस अभी भी हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन भी वो रख सकता है। और यहां पे देखो टेबल पे उसे कितने का फायदा होने वाला है, 250 का, और चेयर पे उसे कितने का फायदा होने वाला है, 75 का। इसको जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो देखो उसके पास कितना आ रहा है, 6250 रुपीज आ रहा है। यानी उसे टोटल प्रॉफिट कितना हो सकता है, टोटल प्रॉफिट उसे 6250 रुपीज भी उसे मिल सकता है ना। तो ये चीज आपको सोचना है कि आपने तो पहले सोच लिया कि मुझे टेबल रखना है, ठीक है, तो टेबल से मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमने दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं किया, ठीक है। कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। तो अब हमें देखना है कि क्या हम कुछ ऐसा चीजें बना सकते हैं क्या जिससे कि हमारा टोटल 50,000 भी यूज हो जाए, टोटल 60 का स्पेसेस भी यूज हो जाए, और 625 से ज्यादा प्रॉफिट भी हो जाए, है ना। तो हमें ये चीज आपको एक्चुअली में कैलकुलेट करके देखना होगा, ठीक है। आप डायरेक्टली इस तरीके से अगर आप करोगे, अगर मान लो कि आपने ये सोच लिया कि मैं सिर्फ टेबल रखूंगा, ठीक ना, तो अगर कोई टेबल रखता तो उसे 5000 का फायदा तो होता, लेकिन मैक्सिमम नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम उसको यहां पे मिल रहा है ना। तो उसे ये कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए था जिसके थ्रू वो चीज ये समझ सकता है ना। तो हमारा काम इस चैप्टर में यही है कि हम एक ऐसा मेथड डेवलप कर सके जहां पे वो ये चीज फाइंड कर सके, है ना। उसे ये समझ में आना चाहिए कि मुझे 10 टेबल और 50 चेयर का कॉम्बिनेशन अगर हम रखेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो यही चीज मेरा क्या कहलाता है, ऑप्टिमाइजेशन, है ना। तो मैंने क्या किया, ऑप्टिमाइज किया, और ऑप्टिमाइज किसके लिए होगा, 10 टेबल और 50 चेयर के लिए, क्लियर है। तो इसी चीज को हमें समझना है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम ये इस तरीके का चीजें डेवलप कर सकते हैं और बता सकते हैं, है ना,
इस तरीके से आप ये चीज बता पाओगे कि क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं, जहां पे हम इस तरीके का कंडीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उस डेफिनेशंस को यूज करने वाले हैं, तो उस डेफिनेशंस के थ्रू हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो डेफिनेशन क्या क्या यूज होता है मैं उस चीज को यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो पहले कुछ डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं, फिर हम इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन है इसमें हमारे पास, जो पहला डेफिनेशन है वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा उस चीज को समझते हैं पहले, है ना। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि जैसे हमें जिस चीज को, है ना, लिख लो डेफिनेशन लिख लो, अ फंक्शन ऑफ सर्टेन वेरिएबल, अ फंक्शन ऑफ, फिर इसको एग्जांपल में मैं समझाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। अ फंक्शन ऑफ सर्टेन वेरिएबल, अ फंक्शन ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स which is to be maximized or minimized, which is to be maximized और minimized, और मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन को ही हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन, है ना। तो हमें एक्चुअली में करना क्या है, ऑप्टिमाइज करना है। समझ में आ रहा है, विच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज subjected to a given condition, है ना, subjected to a given condition on the variable of, given condition on the variables, है ना, given condition on the variable of the function, है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंडीशन कहलाएगा, इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यही क्या हमारा, इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर मैं इस ऊपर वाले एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूं और आपको मैं बताता हूं कि इसमें मैं क्या क्या चीजें लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे देखो कि अगर मैं आपको ये बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि उसने मान लो कि x नंबर ऑफ टेबल खरीदे, ठीक है, उसने क्या किया, मान लो कि हमें नहीं पता कि उसने कितना टेबल और कितना चेयर खरीदा है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि उसने x टेबल लिया और y चेयर लिया। ठीक है, एक चेयर का प्रॉफिट ये है, ये सब कुछ हमें पता है। ठीक है, अब देखो हम यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताऊं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, तो हमें एक्चुअली में अपने प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो मैं पहले टोटल प्रॉफिट निकालूंगा कि टोटल प्रॉफिट मेरा क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो टोटल प्रॉफिट आपका कैसे मिलेगा, तो एक चेयर को बेचने का प्रॉफिट हमें पता है, एक टेबल को बेचने का प्रॉफिट हमें पता है, कितने टेबल और कितने चेयर हमने एज्यूम किया ये समझ में आ रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो यहां पे अगर मैं वेरिएबल के टर्म्स में लिखूं तो उसे चेयर से कितना फायदा होगा, चेयर से उसे 75 इंटू वाई का फायदा होगा। क्लियर है, और 75 इंटू वाई का फायदा होगा, क्लियर है, और टेबल से उसे कितने का फायदा होगा, 250 इंटू एक्स। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा, इसको मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट। ठीक है, यही हमारा क्या टोटल प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को मैं क्या बोल रहा हूं, जेड बोल रहा हूं। क्लियर है, तो हमें एक्चुअली में करना क्या है, इसी जेड को मैक्सिमाइज करना है, इसी जेड को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया क्या, इसी को हम क्या बोलेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है ना, कैसे मैंने किया,
तो मुझे क्वेश्चन में था कि मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे टेबल और चेयर का प्राइसेस मुझे नहीं पता था, है ना। टेबल और चेयर में हमें, है ना, टेबल और चेयर में कितना टेबल और कितना चेयर होने वाला है वो हमें नहीं पता, तो मैंने एक्स और वाई के टर्म्स में निकाल लिया, ठीक है। और एक्स और वाई के टर्म में सॉल्व करके मैंने ये टोटल प्रॉफिट निकाला, जिसको मैंने जेड मान लिया, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका ऑप्टिमाइज, यही हमारा फंक्शन हो गया, जिससे हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, ठीक। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा आपका किस फॉर्मेट का दिखेगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। ये हमेशा इसी फॉर्मेट का होगा, क्लियर है। ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्मेट का आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। यहां पे ए और बी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि दो वेरिएबल में ही काम होगा, तो हमारा वेरिएबल यहां पे क्या है, एक्स और वाई है। तो इन जनरल फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन हो, वहां पे आपको दो वेरिएबल लेना है, एक्स और वाई के टर्म में, और जिसको भी आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो, मिनिमाइज करना हो, पहले आप वो फंक्शन एक्स वाई में क्रिएट कर लो और उसको आप जेड कर लो, ठीक है। तो यही जेड हमें क्या करना है, जेड को हमें क्या करना है, जेड हैज टू बी ऑप्टिमाइज्ड, है ना, ऑप्टिमाइज्ड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि आपको जेड को करना क्या है। प्रीवियस एग्जांपल में मुझे जेड को क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था, ठीक है। तो ये पहला डेफिनेशन हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ठीक है। दूसरे डेफिनेशन पे आते हैं। इसी में एक दूसरा डेफिनेशन भी है, जिसमें बोलते हैं कंस्ट्रेंट। दूसरा डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट हम किसको बोलेंगे, जो कंस्ट्रेंट को ही हम क्या बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। जो आपको कंडीशन दिया हुआ था, जिस कंडीशन के अंडर में आपको फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना था, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट का कंस्ट्रेंट का डेफिनेशन लिख लो, द कंडीशन ऑन द वेरिएबल, द कंडीशन ऑन द वेरिएबल, the condition on the variables of an objective function, variables of an objective function are called constraint of the problem, are called constraint of the problem, ठीक है। मतलब समझ में आया कि जो आपका कंडीशन होगा, ठीक है। अब कंडीशन कैसे निकालेंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन पे फिर से मैं आता हूं। यहां पे मेरे पास दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी। ये दो कंडीशन था कि वो मैक्सिमम क्या कर सकता है, मैक्सिमम वो 50,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, है ना। और टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस उसके पास कितने हैं, 60 पीसेस का है। तो टोटल टेबल और चेयर वो कितना बना रहा है, 60 बना रहा है। तो यहां पे मैं क्या ये लिख सकता हूं, क्या x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 लिखा जा सकता है क्या, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, यानी x और y का कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो मैक्सिमम 60 तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन कि वो जितने टेबल और चेयर बना रहा है वो जो 50,000 से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन में क्या लिखूंगा, चेयर पे उसे कितना खर्च होने वाला है, 500 इंटू वाई, ठीक है। और टेबल पे उसे कितना खर्च होगा, 250 इंटू एक्स। और ये टोटल अमाउंट क्या होना चाहिए, 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू 50। क्लियर है। तो यही दोनों हमारा क्या है, कंडीशन है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट बोलते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रेंट आपका हमेशा किस फॉर्मेट का दिखाई पड़ेगा, है ना। कंस्ट्रेंट आपका किस फॉर्मेट में होगा, इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसी में एक पॉइंट और लिख लो, सेकंड पॉइंट, constraint are in terms of inequality। तो ये हमारा किस फॉर्मेट में होगा, इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। और कंस्ट्रेंट आपका कितने भी कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है ना। यहां पे कंस्ट्रेंट में इस तरीके से लिख रहा हूं, ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है। a1 b1 ले लेता हूं, c1। इसी टाइप से दूसरा कंस्टेंट हो सकता है a2 b2 लेस देन इक्वल टू c2, ठीक है। कैसा भी कंडीशन हो सकता है
है ना। ग्रेटर देन का भी कंडीशन हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेस देन का ही कंडीशन हो। a3x प्लस b3y ग्रेटर देन इक्वल टू c3 भी हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पे आपको ये कंडीशन हमेशा बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट कंडीशन इस वाले पार्ट में होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अभी के लिए जो आपके 12th में क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारे पास हमेशा हमें इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 के लिए। क्योंकि यहां पे देखो जो ये वाला क्वेश्चन था, क्या मैंने x और y किसको एज्यूम किया है, x और y मेरा नंबर ऑफ टेयर और नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर्स है। तो क्या नंबर ऑफ टेबल और चेयर्स नेगेटिव में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो बाय डिफॉल्ट x और y यहां पे कंडीशन आप क्या लिख पाओगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये मेरा सेकेंड पार्ट हो गया, सेकेंड डेफिनेशन हो गया जो हमें समझना है। ये आपका बाय डिफॉल्ट कंडीशन होगा। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, 3 हो 4 हो 5 हो, कितने भी कंडीशन हो सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में मुझे 2 कंडीशन मिला है ना, तो 2 कंडीशन मैंने लिखा, ठीक है। थर्ड है हमारे पास फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल रीजन, ठीक है। तो ये लिख लो फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन हम किसको बोलेंगे, तो इसका डेफिनेशन लिख लो, द रीजन विच इज कॉमन, द रीजन विच इज कॉमन टू ऑल द कंस्ट्रेंट, कॉमन टू ऑल दी कंस्टेंट, कंस्टेंट मतलब समझ में आ रहा है, इनइक्वालिटी, ठीक है। कॉमन टू ऑल दी कंस्टेंट ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना, ऑफ द LPP इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, ठीक है। आपको याद होगा कि 11th में हमने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा था, है ना। और लीनियर इनइक्वालिटी के टर्म्स में, है ना, आपको याद होगा कि देखो ये क्या है, ये सब इनइक्वालिटी ही है, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी को अगर आप सॉल्व करोगे, है ना, तो इस इनइक्वालिटी को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो सकता है, इस टाइप से कुछ कंडीशन बन सकता है, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ना ये वाला कंडीशन आपका बाय डिफॉल्ट कंडीशन होगा। इसका मतलब जो भी आपका रीजन बनेगा, है ना, और इस कंडीशन को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, तो हमेशा आपका रीजन क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो इस सारे का कॉमन पार्ट कौन सा होगा, है ना। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो इस टाइप से कंडीशन आपको मिल सकता है ना। तो मान लिया कि अगर आप क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा तो उसमें उस टाइम पे समझ में आएगा। अभी मान लो कि सबका कॉमन पार्ट ये है, ठीक है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन, ठीक है। ये देखो ये मैंने मार्क किया है, यही हमारा क्या होगा, इसी टाइप से हमें मार्किंग भी करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन। या तो इस टाइप का हो सकता है या कुछ इस टाइप का हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, या ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक मैं ये प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, फिजिबल रीजन ही है ना। आपको पता है कि आपका जो कंडीशन होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपका बाय डिफॉल्ट कंडीशन होगा, तो हमेशा मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अभी 12th में जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, हायर सेकेंडरी, इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट रीजन में ही और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसी दोनों को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया, यही दोनों हमारा क्या कहलाता है, फिजिबल रीजन। यही हमारा क्या कहलाता है, फिजिबल रीजन, है ना। ये जो हमने ब्लैक लाइन से प्लॉट किया, ये क्या हमारा एक्चुअली में, ये जो है आपका कंस्टेंट लाइन है ना, कंस्टेंट लाइन है। ये सारा आपका कंस्टेंट लाइन, जितने भी ब्लैक लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये सब मैंने कंस्टेंट लाइन प्लॉट किए हैं, ठीक है। और इन सब का कॉमन पार्ट मुझे ये और ये रीजन मिल रहा है, ठीक है। इस वाले में देखो ये चारों तरफ से क्लोज है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड फिजिबल रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं,
क्लोज्ड फिजिबल रीजन, क्लोज्ड फिजिबल रीजन है ना। और ये देखो तीन तरफ से क्लोज्ड है, एक तरफ से ओपन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन फिजिबल रीजन। ठीक है, तो ओपन रीजन भी बोलते हैं, ओपन फिजिबल रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप ओपन और क्लोज्ड का मतलब समझ में आ गया और फिजिबल रीजन का मतलब समझ में आ गया। तो सारे कंस्टेंट को अगर आप प्लॉट करोगे, ठीक है, सारे कंस्टेंट को अगर आप प्लॉट करोगे तो वो कंस्टेंट कुछ ना कुछ रीजन आपको देगा, क्योंकि इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ डेफिनेशन है हमारे पास। ठीक है, फोर्थ डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो फोर्थ डेफिनेशन है हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट है फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो फिजिबल सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, लिख लो, एवरी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन, इन द फिजिबल रीजन, every point in the visible region is called of LPP is called feasible solution। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास कितने फिजिबल सॉल्यूशन होंगे, इसमें हमारे पास कितने फिजिबल सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली, क्योंकि इस रीजन में मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, दिख रहा होगा। इसमें और इसमें हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये रीजन मार्क हुआ है, शेड हुआ है, तो ये सारे पॉइंट्स उसके फिजिबल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ठीक ना, है ना, इनफाइनाइटली मेनी फिजिबल सॉल्यूशन है, लेकिन उसमें से हमें वो सॉल्यूशन खोजना है जो क्या हो, है ना, क्योंकि आप एक ही आंसर हो सकता है, क्योंकि सारे आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम लोग ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये फिफ्थ डेफिनेशन है हमारे पास, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, लिख लो, अ पॉइंट, इसका डेफिनेशन लिख लो, अ पॉइंट इन द फिजिबल रीजन, अ पॉइंट इन द फिजिबल रीजन of LPP is called optimal feasible solution, है ना, is called optimal feasible solution if the objective function of given objective function of a given LPP is maximized or minimized, है ना, maximized और minimized at that point। क्लियर है, यानी ये जो मेरे पास फिजिबल रीजन है, इस फिजिबल रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन है ना। लेकिन इस फिजिबल सॉल्यूशन में कुछ ही पॉइंट होंगे जहां पे मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम या मिनिमम होगा। क्लियर है, हमारा वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। और आपके पास जो है ना, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस फॉर्मेट का था, z इक्वल टू ax प्लस by, है ना, इसमें आपको x0 और y0 ऐसा पुट करना है जिसके लिए ये z क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए। क्लियर है ना, तो ये पूरा कंप्लीट डेफिनेशन है एलपीपी का। ठीक है, तो एलपीपी अगर आपको दिखेगा कैसे, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको या तो एक ऑप्टिमा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस फॉर्मेट का होगा, ax प्लस by के फॉर्मेट का होगा। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास कंस्ट्रेंट होगा, है ना, सब्जेक्टेड टू, इस टाइप से कंडीशन लिखा रहता है, सब्जेक्टेड टू, और यहां पे मेरे पास कुछ इनइक्वालिटी होंगे और कंस्टेंट होगा, है ना, b1y
ग्रेटर देन इक्वल टू C1, है ना, A2x प्लस B2y लेस देन इक्वल टू C2, इस टाइप से कितने भी कंडीशन होंगे, और एक बाय डिफॉल्ट कंडीशन मेरे पास ये होगा। क्लियर है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना, ये मेरा क्या हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये मेरा क्या हो गया कंस्ट्रेंट हो गया, ये क्या हो गया मेरा कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक है, इसी दोनों को, है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यूज करके, इस कंस्ट्रेंट को यूज करके हम एक फिजिबल रीजन फाइंड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, हो सकता है वो फिजिबल रीजन ओपन हो, या हो सकता है वो फिजिबल रीजन क्लोज्ड हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं ये मान ले रहा हूं कि मेरा फिजिबल रीजन ये है, तो जो अब क्वेश्चन करूंगा तो वहां पे आपको और डिटेल में क्लियर होगा। ये हमारा एक फिजिबल रीजन है। ठीक है, इस फिजिबल रीजन में कितने हमारे पास पॉइंट है, यहां पे मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस फिजिबल रीजन में मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन इसमें से हमें एक ऐसा पॉइंट खोजना है x0 y0 टाइप का। ठीक है ना, अगर इस रीजन को अगर मैं R बोल देता हूं, ठीक है, तो हमें x0, y0 बिलोंग टू R, है ना, R हमारा क्या फिजिबल रीजन है, तो x0, y0 बिलोंग टू R हमें एक ऐसा पॉइंट खोजना है जिसके लिए z क्या हो जाए हमारा मैक्सिमम हो जाए, अगर मैक्सिमाइज करना है, या मिनिमम हो जाए मिनिमाइज करना है। यानी अगर आप इस वाले फंक्शन में ये पुट करोगे तो आपका z क्या हो जाना चाहिए, है ना, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम लिख रहा हूं, या z ऑप्टिमम हो जाना चाहिए, है ना। तो यही आपका x0 y0 आपका क्या कहलाता है, x0 y0 आपका क्या कहलाएगा, ये x0 y0 ही हमारा क्या कहलाएगा ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, है ना, जो लास्ट वाला था यही हमारा क्या है ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, या डायरेक्टली इसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, है ना। तो ये मेरा x0 y0 मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और पूरा काम हमें इसी x0 y0 खोजने पे लगाना है ना। तो इस चैप्टर में हमारा मैक्सिमम वर्क क्या होगा कि ये x0 y0 किसी तरीके से खोज के निकालना है। गिवन कंडीशन इस टाइप से होगा। ठीक है, या तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा तो कैसे सॉल्व करना है ना, या नहीं तो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन नहीं होगा तो आपको थ्योरेटिकली कुछ दिया होगा जहां से आपको पढ़ के ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो एक बार किसी तरीके से आप, है ना, थ्योरेटिकल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको बताए थे, उसको धीरे धीरे करके मैंने इक्वेशन में लिखा था, वैसी टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी आएगा। तो या तो एक्सरसाइज जो आपका ये 12.1 वाला है, ठीक है, आप बुक में देखोगे, है ना, तो इस बुक में जो आपका पहला एक्सरसाइज है उसमें आपको क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। डायरेक्टली वो आपको ऑप्टिमल फंक्शन आपको दे दिया है और कुछ कंडीशन दे दिया और बोल रहा है कि इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास ये फंक्शन नहीं दिया हुआ, ये फंक्शन आपको खुद से कंस्ट्रक्ट करना है और ये कंडीशन भी आपको खुद से कंस्ट्रक्ट करना है। ये कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद फिर से सॉल्यूशन का प्रोसेस वही होगा जो 6.1 के थ्रू होगा। क्लियर है? तो अभी मैंने बस इसका डेफिनेशंस वगैरह आपको बताया कि कैसे कैसे सॉल्व करना है और क्या करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रॉपर, है ना, क्योंकि हमें अभी सॉल्यूशन नहीं पता कि सॉल्यूशन कैसे निकालना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका थ्योरम भी देखेंगे और उस थ्योरम के बेसिस पे हम कैसे सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो इस चैप्टर में आपके पास करने के लिए अभी तक के लिए कुछ भी नहीं है। अभी आप पीछे वाला जो चैप्टर्स बाकी है उन सारे चैप्टर्स को, क्वेश्चन को कंप्लीट करो। ठीक है, बस इसमें बस इंफॉर्मेशन चैप्टर था, इंट्रोडक्शन था, इसमें क्या क्या चीजें करना है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका थ्योरम देखेंगे कि हमें 2-3 थ्योरम है जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, कैसे कंस्ट्रक्ट बनाना है, कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्या क्या करना है, वो सारे स्टेप्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम लोग इसी को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।